सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एन.के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एन.के एकेडमी, और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो। आज है 9 जुलाई 2017, जिसमें हम आपको देते हैं करंट अफेयर से जुड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि मैं एक मीटअप प्लान करना चाहता हूं, और ये मीटअप प्लान उस शहर में होगी जहां पर आप चाहते हैं। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम लाइव मिलें, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकें, मैं उनके जवाब दे सकूं, और पढ़ाई से संबंधित आपके प्रश्न हो सकते हैं, और भी जो क्वेरीज़ हैं वो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हम वहां कर सकते हैं। तो आप अगर ये सब चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस शहर में मुझसे मिलना चाहते हैं, और जिस शहर के बारे में सबसे ज़्यादा नाम आएंगे या जो शहर का नाम सबसे ज़्यादा आएगा, उसी शहर में हम पहला मीटअप प्लान रखने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये मीटअप प्लान पूरी तरह से निःशुल्क होगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं वसूला जाएगा। तो आप भी आ सकते हैं, आपके दोस्तों को लेकर आ सकते हैं, और जिनके मन में कोई भी जिज्ञासा है और यदि वो और जानना चाहते हैं पढ़ाई के बारे में, और भी जो भी प्रकार के आपके प्रश्न हो, तो वहाँ आप मुझसे आकर कर सकते हैं, और अच्छे से हम डिस्कस वहाँ पर करेंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ आप मुझे मिलना चाहेंगे और अपने शहर का नाम कमेंट में आप बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पहला प्रश्न, पहली आज की जानकारी कि केंद्र सरकार ने कितने जिलों में गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र की बात करें तो सरकार ने निर्णय लिया है कि ये 100 शहरों में हम प्रारंभ करेंगे, या 100 जिलों के अंदर इसको प्रारंभ किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र जो होंगे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो ट्रेनिंग देने का या ट्रेंड करने का काम करेंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, ताकि वो अपने रोजगार प्राप्त कर सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट एक है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो केंद्र स्थापित किए जाएंगे हैदराबाद, नोएडा, लखनऊ, जयपुर, औरंगाबाद, भोपाल, इंदौर, इलाहाबाद, मैसूर, चेन्नई, गोवा, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, किशनगंज, देहरादून, शाहजहांपुर, रामपुर, रांची, गिरिडीह, मेवात, तिजारा, पानीपत, दिल्ली, उधम सिंह नगर, अमृतसर, चंडीगढ़, मुंबई, इन जगहों पर ये प्रारंभ किए जाएंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, 6 महीने के अंदर अगले प्रारंभ हो जाएंगे, और गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र के नाम से इन्हें जाना जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है, जिसके कि एक नई स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है नई उड़ान योजना। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग इसकी बता दूं। नई उड़ान योजना की बात करें तो ये जो यूपीएससी होती है, एसएससी होती है, या स्टेट के जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, उनकी प्रारंभिक परीक्षा में जो छात्र पास कर जाते हैं, उसको प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर देते हैं, उनको मेंस के एग्ज़ाम के लिए इसमें छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि वो अपनी मेंस की पढ़ाई कर सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट योजना है, पूछी जा सकती है। और 2016 में यूपीएससी में जो अभी तक अल्पसंख्यकों की भर्ती हुई है, उसमें सर्वाधिक लोगों ने क्लियर किया है। 2016 यूपीएससी, लगभग 50 मुस्लिम उसमें शामिल हैं, और सर्वाधिक जो अल्पसंख्यक है इसी बार उसमें चुने गए हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर की हम बात करें तो केंद्र सरकार ने 6 जुलाई 2017 को भारत को एविएशन इन्फ्लुएंजा से खुद को मुक्त घोषित किया। इस बीमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एविएशन इन्फ्लुएंजा जो है एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु से होता है, और इसे जाना जाता है बर्ड फ्लू के नाम से। काफ़ी कहर इसने भारत में बरपाया है, और केंद्र सरकार ने 6 जुलाई 2017 को इसे घोषित कर दिया कि भारत से बर्ड फ्लू का जो खतरा है पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। 6 जुलाई 2017 को ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की दूसरी बैठक संपन्न किस देश में हुई? तो ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो दूसरी बैठक हुई है, और ये जो हुई है चाइना के अंदर। खासकर चाइना की उस जगह का नाम हम बात करें तो तियानजिन उस जगह का नाम है, ध्यान दीजिएगा,
तियानजिन में ये संपन्न हुई, जहाँ पर जो ब्रिक्स कंट्री हैं उनके सभी जो मंत्री हैं, सांस्कृतिक मंत्री, वो मिले। भारत के जो महेश शर्मा जी जिनकी बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं महेश शर्मा जी इस बैठक में भाग लिए थे। पहली जो बैठक आयोजित की गई थी वो रूस के मॉस्को में 2015 में ये पहली बार बैठक आयोजित की गई थी, और ये दूसरी बैठक है। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है 5 जो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, ध्यान दीजिएगा, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक संगठन है जिसमें शामिल है ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया यानी भारत, C फॉर चाइना यानी कि चीन, और S फॉर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ये 5 इसके सदस्य हैं। लेकिन जब शुरुआत इसकी की गई थी, इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, इसके अंदर साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स देशों में शामिल हुआ है। चलिए, और इसकी बात करें तो जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और पहला जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2009 में, ये रूस में आयोजित किया गया था। रूस का येकातेरिनबर्ग, ये जगह का नाम है, ध्यान दीजिएगा, येकातेरिनबर्ग रसिया में है। ये पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। वहीं 8वां शिखर सम्मेलन जो हुआ 2016 में गोवा में आयोजित किया गया था। गोवा भारत के अंदर ये आयोजित 2016 का किया गया था। 8वां शिखर सम्मेलन ये था। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट बातें थी ब्रिक्स के बारे में। अगली खबर या अगले प्रश्न की हम बात करें तो विद्यार्थी वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम का 6 जुलाई 2017 को राष्ट्रीय राजधानी में आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया। इस संपर्क कार्यक्रम का क्या नाम दिया गया है? इस संपर्क कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, इस संपर्क कार्यक्रम को जो नाम दिया गया है वो जिज्ञासा नाम दिया गया है। बेसिकली इसमें होगा क्या, भारत की 2 बड़ी जो संस्थान है, केंद्रीय विद्यालय संगठन और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CISR के नाम से भी जाना जाता है, CSIR के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मिलकर काम करेंगे और जो वैज्ञानिकों से संपर्क बढ़ाने के लिए जो स्कूल के छात्र हैं उसमें काम किया जाएगा। तो कुल मिला के ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जिज्ञासा नाम से दिया गया है विद्यार्थी वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम। तो विद्यार्थी और वैज्ञानिकों के बीच में इसमें समन्वय होगा और वो और चीज़ें डेवलप करेंगे, शोध होंगे, तो सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो ये इसको प्रारंभ किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत फुटबॉल टीम 6 जुलाई 2017 को जारी फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई? तो भारत की जो फुटबॉल टीम है वो अपनी सर्वकालिक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। देखिए, इस बार जो पहुंची है 96वें स्थान पर भारत की टीम पहुंच गई है। इससे पहले जो सर्वश्रेष्ठ भारत की टीम की रैंकिंग रही है वो 94 रही है, और ये जो फरवरी 1994 में ये रैंकिंग हासिल की थी। वहीं एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर भारत की जो रैंक है वो 12वीं रैंक है। ईरान जो है सबसे ऊपर है एशिया के अंदर, और विश्व में उसकी रैंक 23वीं है। ईरान की बात करें तो ईरान सबसे ऊपर है, भारत का नंबर है 96, और 94 जो रही है सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग भारत की रही है, और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान तालिबान से अलग हुए एक आतंकी समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आतंकी समूह का नाम क्या है? तो इस आतंकी समूह पर जो प्रतिबंध लगा दिया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लगाया है, और यह तालिबान से अलग होकर बना था, और पाकिस्तान के अंदर सर्वाधिक चरमपंथी यानी सर्वाधिक दहशत फैलाने वाला ये आतंकी समूह संगठन है, और इसका नाम है जमात उल अहरार। ध्यान दीजिएगा, जमात उल अहरार, जमात उल मुजाहिद नहीं है, जमात उल दावा नहीं है, और जमात उल अहरार जो है वो ऐसा संगठन है जो कि सर्वाधिक चरमपंथी है, यानी कि सर्वाधिक आतंकवादी है, और तालिबान से ये अलग हुआ है। तहरीक तालिबान के नाम से जो है उससे अलग होकर ये बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो डीप थिंकिंग पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? डीप थिंकिंग पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है। डीप थिंकिंग पुस्तक के लेखक का नाम है गैरी कास्पारोव। गैरी कास्पारोव की बात करें तो ये 1986 से लेकर 2005 के वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चेस प्लेयर रहे हैं, और ये पहले व्यक्ति थे, पहले चेस प्लेयर थे जिनको 1997 में 1997 में IBM कंपनी का एक कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर, IBM कंपनी का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था डीप ब्लू ने इनको हरा दिया था। ध्यान दीजिएगा, डीप ब्लू ने इनको हरा दिया था, IBM का सुपर कंप्यूटर। तो ऐसा पहली बार हुआ था, एक मशीन ने एक इंसान को हराया था, इसलिए इनके पुस्तक वेयर मशीन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन
क्रिएटिव बिगिंस, इनकी पुस्तक का ये है। ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है और पूछी जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में। गैरी कास्पारोव रशियन है ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। नो डिटेक्शन पॉलिसी स्कूल शिक्षा में किस कक्षा तक प्रभावी है? नो डिटेक्शन पॉलिसी की हम बात करें तो स्कूल शिक्षा के अंदर ये RTI के तहत लागू की गई है। RTE के तहत, RTI के तहत नहीं, RT राइट टू एजुकेशन के तहत लागू की गई है। इसके अंदर होता क्या है कि जो पहली से 8वीं तक की कक्षा होती है उसमें बच्चों को फेल नहीं किया जाता है इसके तहत, यानी उनका कुछ भी स्कोर हो परीक्षा में, कुछ भी वो स्कोर करें, उनको फेल नहीं किया जाता 8वीं तक। तो ये लागू की गई थी RTE जब लागू किया गया, लेकिन उस समय जिस समिति की सिफारिश पर ये लागू की गई थी उस समिति का नाम है TSR सुब्रमण्यम समिति। ध्यान दीजिएगा, TSR सुब्रमण्यम समिति, इसकी सिफारिश पर लागू की गई थी। अब ये वासुदेव देवनानी समिति बनाई गई थी इसके लिए, और वासुदेव देवनानी समिति बनाई गई और उसने कहा है कि अब इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो उसको अब ये समाप्त किया जा रहा है और ये इस अगले सत्र से समाप्त की जाएगी। तो ये फैसला सरकार ने ले लिया है। अगले प्रश्न की बात करें। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला बिना बैटरी वाला मोबाइल बनाने का दावा किया है जो आसपास के रेडियो सिग्नल और लाइट से संचालित होगा? ध्यान दीजिएगा, भारत के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। हमारे यहाँ तो जो युवा हैं या फिर जो लोग हैं वो अधिकतर पढ़ने के बाद नौकरी करने का सपना देखते हैं। खोज में हमारे यहाँ ये वाकई में बहुत बुरा है कि खोज के लिए हमारे यहाँ लोग इतने ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते। तो भारत में नहीं, नेपाल में नहीं, श्रीलंका में नहीं, ये किया है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में शोध किया गया और ये एक मोबाइल बनाया गया है जो कि आसपास की जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनके द्वारा संचालित होगा। बेसिकली एक बहुत सिंपल सा, बहुत फीचर सा फ़ोन होगा और अभी इसका प्रोटोटाइप बनाया गया है। प्रोटोटाइप मतलब ये कमर्शियली मार्केट में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इसका प्रोटोटाइप बनाया गया है। और ये जो है यह बैकस्टेकर टेक्नोलॉजी एक नाम है, उसके द्वारा ये संचालित होगा। ध्यान दीजिएगा, बैकस्टेकर टेक्नोलॉजी से ये संचालित होगा और इसके अंदर जो मात्र 15 मीटर के रेडियस में, 15 मीटर के आसपास ही बात की जा सकती है, यानी ऐसा नहीं से लंबे कॉल नहीं किए जा सकते। फिलहाल ये 15 मीटर के अंदर ये कॉल और मैसेज भेज सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है, सचिन सिवाच ने एशियाई मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता? तो सचिन सिवाच जो है मुक्केबाजी का नया नाम निकल कर सामने आया है और इनके द्वारा जो एशियाई युवा मुक्केबाज प्रतियोगिता हुई थी इसके अंदर रजत पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा, रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। अगले और अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर एक्शन प्लान का स्वागत करते हुए कितने सूत्रीय एजेंडा लागू करने की सिफारिश की है? तो इनके द्वारा 11 सूत्रीय एजेंडा लागू करने की सिफारिश की गई है। अगर G20 शिखर सम्मेलन की हम बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन 2017 का जो हो रहा है हैम्बर्ग में आयोजित हो रहा है। 2017 हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर ये आयोजित हो रहा है। अगर इसमें अभी देखिए थोड़े दिन पहले जो मोदी जी गए थे, अपने इजराइल गए थे और इजराइल के बाद सीधे हैम्बर्ग जर्मनी चले गए जहाँ पर उन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक एजेंडा जारी किया जिसे 11 सूत्री एजेंडा कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको लागू करने की सिफारिश उनके द्वारा की गई है। G20 की बात करें तो G20 विश्व के 20 आर्थिक जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। खासकर स्टार्टिंग में ये वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का समूह था, लेकिन इसमें राष्ट्र प्रमुख भी शामिल होते हैं और ये 20 ऐसे देश हैं जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका ये सम्मेलन है। अगर इसमें बात करें जो देश जिसके अंदर शामिल हैं 20 देश, ध्यान दीजिएगा इसमें 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ जो है वो शामिल है। इस तरह से 20 टोटल बनते हैं। इसमें अफ्रीका महाद्वीप से शामिल है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA शामिल है। दक्षिण अमेरिका से इसमें है अर्जेंटीना और ब्राज़ील। पूर्वी एशिया की बात करें तो पूर्वी एशिया से इसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। दक्षिण एशिया से भारत शामिल है। वहीं पूर्वी एशिया की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया और मध्य पूर्व एशिया से इसमें सऊदी अरब इसमें शामिल है। यूरेशिया से इसमें रूस है और तुर्की है और यूरोप से यूरोपीय संघ है, फ्रांस है,
जर्मनी है, इटली है, संयुक्त राजशाही यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम यूके इसमें शामिल है, और ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। तो इस तरह से 20 देशों का समूह है जो कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का क्षेत्र है, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जो है विश्व की, उनका ये समूह है। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है यही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए, और साथ ही आपके सुझाव हो तो वो भी आप ज़रूर दें। साथ ही आप मुझे कहाँ मिलना चाहते हैं उसके बारे में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम सबसे पहला जो मीटअप है वो प्लान कर सकें। तो चलिए आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK एकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।